Hello guys, my name is Ram and today we will discuss question question based on टी बीम। ठीक है, तो आज हम टी बीम के आधार पर दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले लेक्चर में इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया था। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कर लेंगे तो जो कन्फ्यूजन रहा होगा उसमें अब वो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है, ये टी बीम, एक टी बीम का दिया है, फ्लेंज दिया है 750 mm, उसकी मोटाई दी है 125 mm तथा बीम की गहराई दी है 400 mm। रिप दिया है यानी वेब की चौड़ाई दी है। तो लिखते चलते हैं साथ में, ठीक है, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो करते हैं सोल्यूशन इसका स्टार्ट। फर्स्टली लिखते हैं गिवन दैट, क्या क्या दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या क्या दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला दिया है फ्लेंज की चौड़ाई, ठीक है, यानी विड्थ ऑफ फ्लेंज वी एफ कितनी 750 mm तथा मोटाई यानी डेप्थ किसकी, डेप्थ ऑफ फ्लेंज 125 mm 125 mm। बीम की कुल गहराई यानी कुल गहराई कैपिटल डी गिवन है, कैपिटल डी गिवन है 400 mm। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या गिवन है। रिव की यानी वेब की चौड़ाई दी है, विड्थ ऑफ वेब यानी कि बी ऑफ वेब कितनी दी है 260 mm। इसके निचले हिस्से में 20 mm व्यास का 5 बार डाले गए हैं, यानी एरिया कितना एस टी दिया है, एस टी एरिया कितना है 4 बार दिया, नहीं 5 बार दिया है, कितने mm डायमीटर के 5 बार 20 mm डायमीटर के। तो ऐसे डिनोट कर लेते हैं 5 बार 20 mm डायमीटर के, ठीक है। तथा कवर दिया है, इफेक्टिव कवर कहाँ पर, बॉटम में दिया है, निचले हिस्से में 20 mm व्यास के 4 बार डाले गए हैं तथा 40 mm कवर है। तो कवर दिया है जो इफेक्टिव कवर ईसी, इफेक्टिव कवर दिया है हमारा 40 mm। तो ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ याद कर लेते हैं, स्मॉल डी याद कर लेते हैं। स्मॉल डी हो जाएगा इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव डेप्थ प्रभावी गहराई, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा हमारा कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर। तो कितना हो जाएगा, 400 में से 440 घटाएंगे 360 mm आ जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ 460 mm आ जाएगा। जब 400 में से 440 को घटाएंगे तो आ जाएगा इतना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको ज्ञात क्या करना है। गिवन दैट, ये तो दी हुई चीजें थी, फाइंड आउट करना जो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड आउट क्या करना है हमें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या करेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमको पहले सेक्शन पता होनी चाहिए, अंडर रीइंफोर्स्ड है कि ओवर रीइंफोर्स्ड, उसके बाद में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप देखते हैं, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे सॉल्यूशन में। फर्स्ट स्टेप देखेंगे डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्या बताए थे, पहला स्टेप देखेंगे स्टेप फर्स्ट में, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका फार्मूला हमें पता है, डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्स सी का फार्मूला क्या होता है, एक्स सी का एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। एम की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, ये एम की वैल्यू एम सिग्मा ए एस टी और सिग्मा एस टी, एम सिग्मा एस टी और सिग्मा सी बी सी। एम की वैल्यू दिए 13, सिग्मा एस टी दिए है 140, सिग्मा सी बी सी 7। तो पुट कर लेते हैं वैल्यू उसकी। एम की वैल्यू 13, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 7, 13 इंटू 7 प्लस सिग्मा एस टी दिया है 140, ठीक है, इंटू डी की वैल्यू कितनी है, अभी ऊपर कैलकुलेट किए हैं, मीन्स टोटल डेप्थ में से कवर घटा दिए हैं तो बचा है 360। तो कितनी आ जाएगी, एक्स सी की वैल्यू आ गई हमारी कैलकुलेट करने के बाद में कैलसी में 141.8 mm। ठीक है, ये हमारा क्या गया, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस।
यानी इसका मतलब है एक्स सी जो आया है वैल्यू, ये डेप्थ ऑफ फ्लेंज से कम है, यानी कि जो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है वो फ्लेंज में लाई कर रहा है। डायग्राम बना लेते हैं अब। डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए अभी, और ये जो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वैल्यू, और बड़ी बना लेते हैं डी की थोड़ी वैल्यू, डेप्थ को थोड़ा, ये हमारी डेप्थ है। तो डेप्थ कितनी है, ये पूरी फ्लेंज की वैल्यू है, पूरी फ्लेंज है ये, ठीक है। ये सेक्शन के ऊपर, ये ऊपर वाली फ्लेंज है पूरी, और ये क्या है, वेब है। तो देखते हैं, ये डी एफ है, ठीक है, और ये क्या है, बी एफ है, विड्थ ऑफ फ्लेंज है, ठीक है। उसके बाद में इसकी वैल्यू बी डब्ल्यू है, ठीक है। सबकी वैल्यू हमें पता है, तो इसका स्ट्रेस डायग्राम जब बनाएंगे, अभी हमको पता चल गया है कि ये जो डी एफ की वैल्यू है, डी एफ की वैल्यू 125 गिवन थी, ठीक है। तो इससे छोटी वैल्यू आई है, यानी जो एक्स सी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है 141 आई है, और ये 125 यानी कि बीच में ही कहीं लाई कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस, यानी बीच में कहाँ लाई कर रहा है, मान लेते हैं बीच में यहाँ लाई कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस, ये मान लेते हैं एक्स ए है हमारा, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू, ऊपर की वैल्यू हम एक्स से देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये लाइन जो ड्रॉ किए हैं न्यूट्रल एक्सिस है ऊपर वाली, ये वाली, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला ये जोन जो शेडेड कर दिए हैं पोर्शन, इसका मतलब ये जोन कंप्रेशन जोन में है, जितना शेडेड पोर्शन है ये कंप्रेशन जोन में है, उसके नीचे टेंसाइल जोन में है, यानी कि कंप्रेशन जोन में इतनी ऊपर वाली वैल्यू। अब इसका हम बना लेते हैं स्ट्रेस डायग्राम। यहाँ पर स्टील पड़ी है, कितनी स्टील है देखो, 5 बार है, 3 4 5 बार डाल दिए इसमें। कितनी mm डायमीटर की, AST एरिया ऑफ स्टील कितनी हो जाएगी, 5 गुणे π/4, 5/4 डायमीटर कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर 5 बार, और 5 बार और एरिया से मल्टीप्लाई करा दिया उसको, ठीक है, एक स्टील के एरिया से, तो टोटल हो जाएगी AST की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने के बाद में AST ज्ञात हो जाएगा 1570 mm स्क्वायर, 1570 mm स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील ये 1570 mm स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया ऑफ स्टील है। अब देख लेते हैं इफेक्ट, ये स्मॉल डी है, ये वैल्यू यहाँ से लेके अगर देखेंगे तो यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू स्मॉल डी है, स्मॉल डी की वैल्यू हमें गिवन है, दी हुई है, अभी देखे हैं 360 mm, ठीक है। और इसका हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेस डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ होगा, यानी समथिंग ये, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, सिग्मा CBC डैश सिग्मा ST बाई एम। अभी देख लेते हैं सिग्मा CBC कितना होगा, सिग्मा CBC 7 है, लेकिन सिग्मा CBC डैश क्या होगा, तो देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप ज्ञात करने के लिए, सेकेंड स्टेप को बताए थे, ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करना है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करने के लिए, यानी एक्स को ज्ञात करने के लिए बताया है। टेंशन और कंप्रेशन जोन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करना होता है, हमेशा इक्वेट करना होता है मोमेंट ऑफ एरिया को, मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन का और मोमेंट ऑफ एरिया टेंशन जोन का, दोनों को क्या करना होता है, बराबर कर देना होता है, ठीक है। इससे हमको एक्स की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन में ये शेडेड एरिया, न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये सब किस में आएगा, न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर पोर्शन होगा वो सब कंप्रेशन जोन में आएगा, ठीक है। ऊपर आएगा जितना पोर्शन है कंप्रेशन जोन में आएगा, तो कंप्रेशन मोमेंट ऑफ एरिया ज्ञात करने वाले हैं, तो यानी एरिया, यानी इसका एरिया, तो एरिया क्या होगा, BF इंटू एक्स एक्स ही तो है, न्यूट्रल एक्सिस के जस्ट ऊपर की ये डेप्थ, BA इंटू एक्स इंटू यहाँ के बीच की दूरी, यानी CG इसका कहाँ लाई करेगा, हाफ पर, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो यही CG से, यानी XA/2 होगा, इक्वल टू, क्योंकि कंप्रेशन जोन में सिर्फ यही था, इसको कैलकुलेट कर लिया। अब टेंशन जोन में चले आते हैं। टेंशन जोन में एरिया देखेंगे किसका, टेंशन जोन में सिर्फ स्टील को कंसिडर करते हैं, तो लिखेंगे MAST
इंटू इसके बीच की दूरी, यानी इस न्यूट्रल एक्सिस से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगा, टोटल डी है तो यहाँ तक की डी है टोटल से, तो x से घटा देंगे तो क्या बचेगा, डी में से x से घटा देंगे तो यही दूरी तो बचेगी, तो लिखेंगे d माइनस एक्स ए। इतना समझ में आया। तो अब बी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर कितनी है 750 इंटू एक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स ए की तो हमको कैलकुलेट ही करनी है, तो क्या करेंगे एक्स ए इंटू एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा अपान 2, इतना हुआ, इक्वल टू एम की वैल्यू पुट कर दो, एम की वैल्यू हमें पता है 13 क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में। एस टी कितना है, एस टी अभी कैलकुलेट किए हैं 1570 इंटू डी की वैल्यू मुझे पता है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 360, स्मॉल डी की वैल्यू देखो 360 mm, ठीक है, तो इसको पुट कर दो यहाँ पर 360 के जगह पर, नहीं डी के जगह पर 360 माइनस एक्स ए, मीन्स जब भी फ्लेंज में लाई करेगा न्यूट्रल एक्सिस तो बिल्कुल एज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम जैसे सॉल्व कर लेंगे, सेम फॉलो स्टेप करेंगे, ठीक है ऐसे। तो देखो पुट कर दो, कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा, 375 एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको पुट करो, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, यानी इसको तीनों को मल्टीप्लाई कराओ, देखिए तो कितनी वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई कराने के बाद में हमारी वैल्यू आ रही है समथिंग आएगी वैल्यू, ठीक है, तो लिख लो 13 इंटू 1570 इंटू कितना 360 माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करा दो एक्स से, तो कितनी होगी 13 इंटू 1570 इंटू एक्स से ये होगी। अब इसको एक्स से वाली यानी 3750 एक्स से स्क्वायर, इसको इधर ले आओ प्लस 13 इंटू एक्स से, ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको भी, तो ये माइनस था इधर प्लस आ गया और ये प्लस था तो उधर जाके माइनस हो गया, तो 13 इंटू 1570 इंटू 360 इक्वल टू 0। अब पुट कर देंगे, एक्स ए की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, जब एक्स ए की वैल्यू पता करेंगे एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 115 यानी 115.4 में, ठीक है, कैलसी में पुट करने के बाद में डायरेक्ट एक्स ए की वैल्यू इतनी कैलकुलेट होकर आ जाती है। अब हम चेक करेंगे कि अंडर रीइंफोर्स्ड है सेक्शन की ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे एक्स ये सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी पता करेंगे, अंडर रीइंफोर्स्ड होगा तो कौन परमिसिबल लिमिट पे पहुंच रहा है कि ओवर रीइंफोर्स्ड है। तो देख लेते हैं चेक करने के लिए कि अंडर रीइंफोर्स्ड है ओवर रीइंफोर्स्ड, तो चेक करते हैं, चेक करने के लिए क्या करते हैं एक्स ए और एक्स सी को कंपेयर करा देते हैं। तो फॉर चेक सेक्शन स्टेप थर्ड में क्या करते हैं चेक फॉर सेक्शन को चेक कर रहे हैं कि अंडर रीइंफोर्स्ड है तो कि ओवर रीइंफोर्स्ड, तो क्या करेंगे एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी है कि एक्स ए, तो एक्स सी आया था 141, ठीक है 141 और एक्स ए आया है 115, यानी कि एक्स सी ग्रेटर है, यानी एक्स सी ग्रेटर देन एक्स ए, यानी कि क्या है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, यानी कि इसमें परमिसिबल लिमिट पर कौन पहुंच रहा है, स्टील अपने परमिसिबल पर पहुंच रहा है, यानी स्टील फेल हो जा रहा है, पहले स्टील फेल हो रहा है, यानी कि जो फेलियर होगा स्ट्रक्चर में फेलियर होगा वो डक्टाइल फेलियर होगा, यानी सिग्मा एस टी अपने परमिसिबल लिमिट पर पहुंचेगा, ये सिग्मा एस टी, और सिग्मा सी बी सी नहीं पहुंच पाएगा, सिग्मा सी बी सी डैश भी रहेगा जब तक उससे पहले स्टील फेल हो चुका होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। कैलकुलेट ये करेंगे कि जो हमारा ये स्ट्रेस आ रहा है सी डैश, उसको कैलकुलेट करके देखते हैं सी डैश, ये वैल्यू। अब यहाँ यानी फ्लेंज की इतनी मोटाई थी, ठीक है, तो इसमें हमको यहाँ की वैल्यू क्या कहते हैं, यहाँ की वैल्यू सिग्मा सी बी सी डैश है, और लेकिन यहाँ भी तो स्ट्रेस जनरेट कर रहा होगा समथिंग, ये तो यहाँ का कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये कितना हम मान लेते हैं इसे सी डैश है, सी डैश, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू ट्रेंगुलर फार्मूला, मतलब अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रेंगल कैलकुलेट कर लेंगे सी डैश, क्योंकि ये हमारा सिग्मा एस टी बाई एम पता है हमको, वैल्यू क्या है, सिग्मा एस टी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एस टी की वैल्यू है 140, एम की वैल्यू कितना है, एम की वैल्यू पता है 13, ठीक है। इससे हम सी डैश भी पता कर सकते हैं, सिग्मा सी बी सी डैश भी पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बार
ये अपन ये कर देंगे वैल्यू, क्योंकि इसकी भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है। फिर ये अपन ये कर लेंगे, केवल यही नहीं पता, ये पता हो जाएगा। उसके बाद में ये अपन ये और ये अपन ये, यानी इससे सी डैश भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से सी डैश और सिग्मा सी बी सी डैश ज्ञात कर लेंगे। तो देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल लिखेंगे, यानी इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर सिग्मा सी बी सी डैश की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से के हेल्प से सिग्मा सी बी सी डैश की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। डायग्राम को और जो लिख रहे हैं उसको एक साथ देखते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो पहले वैल्यू पुट करेंगे इसकी वैल्यू लिखेंगे सिग्मा सी बी सी डैश, क्योंकि सिग्मा सी बी सी डैश नहीं पता है मुझे। सिग्मा सी बी सी पता है, लेकिन सिग्मा सी बी सी डैश की वैल्यू नहीं पता है। यानी ये लिखो सिमिलर ट्रायंगल से कौन कौन सा ट्रायंगल एक साथ सॉल्व करने जा रहे हैं, ये मतलब ये ट्रायंगल, ठीक है, अपान ये ट्रायंगल करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे सिग्मा सी बी सी, यानी ये वैल्यू, यानी ये सिग्मा सी बी सी डैश लिखेंगे सिग्मा सी बी सी डैश। ठीक है, अपान ये वाली वैल्यू, ये हमें पता है कितनी है, एक्स ए है। ये वैल्यू पता है कितनी है, एक्स ए है, अपान एक्स ए। ठीक है, इक्वल टू ये अपान ये वैल्यू, ये कितना है वैल्यू हमें पता है, सिग्मा एस टी अपान एम, इसके टोटल एम, ये अपान ये, देखो फिर से, ये सिग्मा सी बी सी डैश अपान ये डेप्थ। ठीक है, अब लिखेंगे ये सिग्मा एस टी बाई एम बाई अपान ये लिखेंगे, मतलब इसके अपान ये लिखेंगे और इसके अपान ये लिखेंगे। सिमिलर ट्रायंगल का वो होता है नियम। ठीक है, तो लिखेंगे अब ये डेप्थ कितनी होगी, ये डेप्थ देखो, ये डेप्थ कितनी होगी, ये डेप्थ होगी, अभी इधर कैलकुलेट तो किए हैं, डी माइनस एक्स ए लिखेंगे, डी माइनस एक्स ए। हमको सबकी वैल्यू पता है, सिग्मा एस टी पता है, एम पता है, डी पता है, एक्स ए पता है, सिग्मा सी बी सी नहीं ज्ञात कर पाएंगे क्या, वैल्यू पुट कर देते हैं हम सबकी। ठीक है, लिखेंगे सिग्मा सी बी सी डैश अपान एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं, कितनी है, एक्स ए की वैल्यू कितनी है, एक्स ए की वैल्यू हमें मिली है 115, ये देखो एक्स ए की वैल्यू 115.4, 115.4 इक्वल टू सिग्मा एस टी की वैल्यू कितनी है, 140 है, तो 140 अपान एम की वैल्यू 13, तो 13 पुट कर दो। टोटल की वैल्यू अपान डी माइनस एक्स ए, डी की वैल्यू हमें पता है, इफेक्टिव डेप्थ है, कितनी दी है 360, तो 360 माइनस एक्स ए की वैल्यू कितनी है 115.4। ठीक है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमें सिग्मा सी बी सी डैश की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो सिग्मा सी बी सी डैश की वैल्यू ज्ञात होगी, कितनी है वैल्यू देखेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में आ जाता है सिग्मा सी बी सी डैश 5.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 5.07 न्यूटन पर mm स्क्वायर सिग्मा सी बी सी डैश। अब हम फार्मूला लगा देते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कंप्रेशन जोन से। ठीक है, अगर आप कंप्रेशन जोन से फार्मूला लगाएंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंप्रेशन जोन में कौन है, यही सिर्फ अकेले फ्लेंज ही है, तो फ्लेंज वाला इजी रहेगा। ठीक है, इधर का ही फार्मूला लगा लो, कंप्रेशन जोन वाला फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमको पता है कंप्रेशन जोन का पहले, यानी फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स क्या होता है, यानी एरिया इंटू एवरेज डिस्टेंस। तो एरिया कितना है, कंप्रेस जोन का एरिया देख लो, बी एफ इंटू एक्स ए। एवरेज स्ट्रेस कितना होगा कंप्रेशन जोन में, ये देखो इतने की ही बात करेंगे, इसे की ही, इतने पार्ट की ही। तो यहाँ पर सिग्मा सी बी सी डैश हो रहा है, यहाँ पर कितना, ये 0 आ रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस है, तो कितना होगा सिग्मा सी बी सी डैश प्लस 0/2। लीवर आर्म कितना होगा, लीवर आर्म होगा ये वाली डिस्टेंस, यानी इसका 1/3, यानी ये फोर्स कहाँ लाई करेगा, सी जी, इसके सी जी पर, यानी 1/3 पर, ये x/3 है ऊपर की लंबाई, और यहाँ से लेके इस टेंशन फोर्स तक का, यहाँ तक का। ठीक है, तो ये बीच की दूरी कितनी हो, d - x/3 होगी, लीवर आर्म d - x/3
इसी टोटल डेप्थ डी है, तो इसमें से एक्स बाई 3 ही तो घटाए हो, ये एक्स माइनस 3 है, इसका 1/3 पे लाई करेगा सी जी, ठीक है। तो क्या होगा लिवर डी माइनस एक्स बाई 3। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, बी एफ की वैल्यू गिवन है हमको कितनी 750, एक्स ए की वैल्यू अभी कैलकुलेट किए हैं 115.4, ठीक है। तो ये एरिया हो गया इनटू एवरेज स्ट्रेस, एक्स सिग्मा सी बी सी अभी कैलकुलेट किए हैं, जस्ट देखो कितना आया 5.07, तो 5.07, ठीक है, यानी 5.07 प्लस 0/2। डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू कितनी है 360 माइनस एक्स ए बाई 3, एक्स ए की वैल्यू कितनी गिवन है 115.4, ठीक है, अपान 3। अगर सबको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाती है 70.54 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। पहला स्टेप, तो पहला प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किया है जब क्या कहते हैं, जो हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आया है वो डेप्थ ऑफ फ्लेंज से, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये वाली ये चीज़ डेप्थ ऑफ फ्लेंज से इसकी वैल्यू एक्स सी की वैल्यू जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आई है कम आई है, यानी कि इसी में ही लाई कर रहा है, ऊपर ही कहीं लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है, तो ये एक्स से ऊपर के मान लिया कि एक्स से क्रिटिकल, अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस याद कर लेते हैं, तो ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम था। सेकंड देखेंगे जब हमारा एक्स सी की वैल्यू जब ग्रेटर होगी डी एफ से, तो कैसे सॉल्व करते हैं, वो दूसरा टाइप का प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक टी बीम दिया है, फ्लेंज की विड्थ दी है, कितनी दी है 1200 mm, मोटाई दी है 100 mm, इसमें गहराई है, इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है बीम का 500 mm, और वेब यानी रिब की चौड़ाई दी है 250 mm, धरन के 25 mm व्यास के 4 बार डाले गए हैं, कहाँ पर टेंशन जोन में। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद करो, तो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है। तो गिवन है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, गिवन है हमारे पास विड्थ ऑफ फ्लेंज यानी बी एफ की वैल्यू कितनी 1200 mm, ठीक है। डी एफ की यानी डेप्थ ऑफ फ्लेंज की वैल्यू ये है 100 mm, टोटल डेप्थ नहीं, टोटल इफेक्टिव डेप्थ 100 mm नहीं 500 mm यानी स्मॉल डी। वेब की चौड़ाई डब्ल्यू वी नहीं बी, विड्थ ऑफ बी बी डब्ल्यू 250 mm, धरन के अंदर 4 बार डाले गए हैं, नहीं कितने 6 बार डाले गए हैं 25 mm डायमीटर, तो एस टी देख लेते हैं कितना आएगा 6 बार आएगा, इंटू कितने से मल्टीप्लाई करते हैं π/4 डी स्क्वायर से, डी की वैल्यू कितनी है 25 mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एस टी की कैलकुलेट कर लेंगे, एस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आएगी 1200 यानी 1296, नहीं गलती हो गई 2946 mm, ठीक है 2946 mm स्क्वायर एस टी आ गई, एरिया भी स्टील आ गई, कहाँ पर टेंशन जोन में। अब देखते हैं क्या सॉल्व क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा तो वही रहेगा सेम, स्टेप फर्स्ट हमारा सेम रहेगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ ज्ञात करेंगे कि देखेंगे कहाँ पर लाई कर रहा है जो न्यूट्रल एक्सिस है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देख लेते हैं, एक्स सी की वैल्यू, एक्स सी की वैल्यू क्या होती है फार्मूला एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू टी। पुट करेंगे सबकी वैल्यू, एक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू कितनी दी है, एम की वैल्यू कितनी दी है, अच्छा हाँ इसमें अभी क्वेश्चन अधूरा है। एम सिग्मा सी बी सी दिया है हमको 7, ठीक है, सिग्मा एस टी दिया है 140, ये न्यूटन पर एम स्क्वायर है, सिग्मा एस टी दिया है 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और एम की वैल्यू दी है 13, ठीक है, ये गिवन है वो। तो देख लेते हैं एम की वैल्यू कितनी है 13, सिग्मा सी बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी है 7, एम अपान एम 7 प्लस सिग्मा एस टी की वैल्यू 140, ठीक है, स्मॉल डी की वैल्यू पुट कर देते हैं कितनी है, स्मॉल डी की वैल्यू दी है 500 mm, ठीक है। तो एक्स सी की वैल्यू याद कर लेते हैं, एक्स सी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हमारी आएगी 196 mm, ठीक है 196.96 mm, ये हमारी एक्स सी की वैल्यू आ गई है। इसको चेक करते हैं डेप्थ ऑफ फ्लेंज, जो स्लैब की अगर देखें तो मोटाई कितनी है, जो यानी स्लैब और बीम एक साथ ही तो ढलाई कर रहे थे, तो वही फ्लेंज की गहराई से या गहराई से फ्लेंज की गहराई से कम है कि ज़्यादा है, तो देखेंगे डी एफ से कंपेयर कराएंगे तो डी एफ की वैल्यू 100 है, और जो हमारा एक्स सी आया यानी कि ये डी एफ से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है फ्लेंज में
फ्लेंज के बाहर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है। तो डायग्राम बना के देख लेते हैं अब इसको, ठीक है, क्योंकि इसी डायग्राम पे ही पूरा डिपेंड कर रहा है। डायग्राम बनाना आना ही चाहिए, ठीक है। ये देखो डायग्राम है, कितने बार हैं, 6 बार हैं, 3 4 5 6 बार हैं, 6 बार हैं, 25 mm डायमीटर के, ठीक है, 25 mm डायमीटर के। ये BW है, BW की वैल्यू दी है हमको, कितनी दी है, 250 mm, ठीक है, 250 mm टी बीम है, टी सेक्शन। यानी कि ये इसकी मोटाई थी DF की, DF कितनी थी, DF गिवन थी 100 mm, यानी DF कितनी है 100 mm, और ये स्मॉल d दी थी, स्मॉल d 500 mm, यानी इफेक्टिव डेप्थ, यानी ये यहाँ तक की स्मॉल d। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पास हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है क्रिटिकल न्यूट्रल 196 पर, यानी ऊपर से टॉप से 196 पर, यानी कि इतना 100 था 96 समथिंग, हाँ इतना हो जाएगा लगभग। ये यहाँ पर देख लेते हैं 96, ठीक है, यानी 100 ऊपर है, यानी कि यहाँ 96 और बढ़ा दो 96.96, ठीक है mm, यानी ऊपर से 196.96 हो गया, इतना वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी सिग्मा CBC डैश है, ये सिग्मा ST/M डैश है, लेकिन अभी क्योंकि अभी मुझे पता नहीं ओवर रीइंफोर्स्ड है कि अंडर रीइंफोर्स्ड है, क्या है, ठीक है। ये तो सिर्फ वैल्यू ज्ञात करने के लिए, XA की वैल्यू ज्ञात करने के लिए भी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। XA की वैल्यू ये XA मान ले रहे हैं, तो अब क्या करेंगे हम, कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस ये है हमारा, न्यूट्रल एक्सिस ये है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जोन जितना होता है वो कंप्रेशन जोन में होता है, तो इसका वेब पार्ट ये है, यानी वेब का भी कुछ पार्ट सैडेड एरिया, हम सैडेड पोर्शन को क्या कर रहे हैं, सैडेड पोर्शन को बता रहे हैं, इसलिए सैडेड कर रहे हैं कि ये कंप्रेशन जोन में है, तो सैडेड पोर्शन को याद रखना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि याद रहे हमको कि कंप्रेशन जोन में है। और जो रेड वाले से सैडेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये फ्लेंज में है, और जो ब्लू से किए हैं रेड, और उसका दोनों को अलग अलग सैडेड इसलिए किए हैं, सैडेड मीन्स हो गया दोनों, क्या मतलब दोनों कंप्रेशन जोन का है, लेकिन इसका मतलब ये वाला फ्लेंज है, ये फ्लेंज वाला पोर्शन है, और ये वेब वाला पोर्शन है, वेब, ठीक है। तो अब देख लेते हैं मोमेंट ऑफ एरिया। तो मोमेंट ऑफ एरिया ज्ञात कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन और टेंशन जोन दोनों को बराबर कर देते हैं। स्टेप सेकंड है हमारा मोमेंट एक्स ज्ञात करना है, यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे ज्ञात करते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन और टेंशन जोन को बराबर करके। मोमेंट ऑफ एरिया कंप्रेशन जोन इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन, दोनों को बराबर कर देंगे, जिससे हमको क्या ज्ञात हो जाएगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो कंप्रेशन जोन में देखो दो पार्ट आ रहे हैं, फ्लेंज तो पूरा आ ही रहा है, लेकिन वेब का भी कुछ पार्ट आ रहा है कंप्रेशन जोन में, तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे। मोमेंट ऑफ एरिया फ्लेंज का प्लस मोमेंट ऑफ एरिया वेब का, ये बराबर किसके होगा, मोमेंट ऑफ एरिया टेंशन जोन के, ठीक है, टेंशन जोन के, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या करेंगे, अलग अलग, पहले वेब का निकाल लो, फिर फ्लेंज का निकाल लो, फिर वेब का निकाल लो, दोनों के क्या कर लो, बराबर कर दो इसके, किसके, टेंशन जोन वाले के। तो देखते हैं फ्लेंज का एरिया, फ्लेंज का ये है, और ये क्या है, वेब का है, और ये हो जाएगा हमारा टेंशन जोन। देखो तीनों को लिखते हैं। फ्लेंज का मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, किसी का भी फ्लेंज ऑफ एरिया जो मोमेंट ऑफ एरिया निकाल रहे होते हैं, तो होता है क्या कहते हैं, एरिया, उस जोन का एरिया इनटू न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, उसके सीजी तक के। तो देखते हैं कि कितना होगा फ्लेंज का एरिया। फ्लेंज का एरिया, ये विड्थ ऑफ फ्लेंज है BF, कितनी दी है वैल्यू, 1200 mm पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो BF लिखेंगे, फ्लेंज का एरिया होगा VF इंटू, ये भी एरिया पूरा कंसिडर करेंगे, DF, ठीक है, इंटू इसके CG से, यानी यहाँ से डिस्टेंस, इस न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, यानी क्या होगा, ये हमारा टोटल XA है, तो XA में से DF/2, इसका अगर डेप्थ देखें, DF डेप्थ ऑफ फ्लेंज, इसके आधे से आधा इसको घटा दें, DF/2 घटा दें, तो ये डिस्टेंस तो मुझे ज्ञात हो जाएगा ना। तो लिखेंगे XA माइनस DF/2, समझ में आया।
ये हमारा फ्लेज का हो गया पार्ट का। अब हम देखेंगे वेव वाले पार्ट का, ठीक है। तो वेव वाले पार्ट का एरिया लिख देंगे। तो वेव का ये बी डब्ल्यू यानी ये डेप्थ, ये वाली तो पता चल गई, लेकिन ये भी ज्ञात कर लें तो भी इजीली ज्ञात कर पाएँ, ये भी ज्ञात कर लें तभी तो एरिया ज्ञात कर पाएंगे। तो ये लंबाई हो जाएगी क्या, यहाँ से इसको घटा दो, डी एफ घटा दो, किस एक्स में से ये डी एफ घटा दो, ये एक्स से टोटल है तो ये डी एफ घटा दो, तो यही डिस्टेंस बचेगा जो हमको नीड है। तो डी एफ इंटू एक्स से माइनस डी एफ, ये हमारा एरिया हो गया। एरिया इंटू इसके हाफ का डिस्टेंस, इसके सी जी का, इसका सी जी बीच में कहीं लाई करेगा यहाँ पर, तो ये क्या है, ये लंबाई जितनी है उसके हाफ कर लो, तो ये लंबाई है एक्स से माइनस डी एफ, एक्स से माइनस डी एफ है अपॉन 2। ये हमारा कंप्रेशन जोन का हो गया, ठीक है। अब टेंशन जोन का लिखेंगे मोमेंट ऑफ एरिया, टेंशन जोन का मोमेंट ऑफ एरिया लिखेंगे। टेंशन जोन का मोमेंट ऑफ एरिया होगा एम ए एस टी इंटू डिस्टेंस, यहाँ से मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस, तो टोटल क्या था, टोटल स्मॉल डी था, और ये ऊपर वाला एरिया एक्स से, स्मॉल डी में से एक्स से घटा दो। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। तो बी एफ की वैल्यू दी है 1200 इंटू डी एफ की वैल्यू दी है 100 इंटू एक्स ए की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, एक्स से तो कैलकुलेट करना ही है। अब डी एफ की वैल्यू 100/2, ये हमारा कंप्रेशन जोन वाला क्या फ्लेंज का हो गया मोमेंट ऑफ एरिया। इसका कंप्रेशन जोन का वेब का देख लेते हैं। बी डब्ल्यू कितनी दी है 250 mm इंटू डी ना एक्स ए माइनस डी एफ, तो एक्स ए की कैलकुलेट ही करना है। डी एफ की वैल्यू क्या है, डी एफ की वैल्यू हमें पता है 100 है, ये एरिया हो गया इंटू एक्स ए माइनस डी एफ, एक्स ए कैलकुलेट करना है माइनस डी एफ की वैल्यू 100/2 इक्वल टू एम ए एस टी, एम की वैल्यू 13, ए एस टी की वैल्यू 2946 इंटू डी माइनस एक्स ए, तो डी की वैल्यू दी है 3, कितनी दी है डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू 500 माइनस एक्स ए, ठीक है। इस 500 माइनस एक्स ए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें। अब पूरे को कैलकुलेट करने के बाद में हमारी देखो केवल एक्स ए की वैल्यू अननोन है और सब पूरी वैल्यू हमें ज्ञात है। तो एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आ जाती है, एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आ गई हमारी 158 नहीं 156.36 mm, ठीक है। यानी एक्स ए की वैल्यू ये ज्ञात हो गई। और एक्स सी कितनी आई थी हमारी, एक्स सी आई थी 196, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर है एक्स ए से, यानी क्या होगा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, यानी एक्स सी हेयर फॉर चेक सेक्शन। स्टेप थर्ड क्या होगा, चेक फॉर सेक्शन। सेक्शन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक्स ए एक्स सी को कंपेयर करा देते हैं। तो चेक फॉर सेक्शन, चेक फॉर सेक्शन एक्स सी या एक्स ए लेस देन एक्स सी, एक्स सी लेस देन एक्स ए, यानी कि क्या है ये अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर कंक्रीट पहले फेल होने वाला है, यानी कि अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो सिग्मा एस टी लिखते थे, ये सिग्मा एस टी डैश लिख रहे थे, सिग्मा एस टी के बराबर होगा। और ये जो सिग्मा सी बी सी डैश लिखे हैं, ये सिग्मा सी बी सी डैश लेस देन होगा सिग्मा सी बी सी से, ठीक है। तो यहाँ भी सेम चीज़ करेंगे क्या, इससे सिग्मा सी बी सी डैश ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पर ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सी डैश एक आ रहा होगा ये यहाँ पर, तो ये सी डैश ये एक जनरेट हो रहा है वहाँ, और ऊपर तो सी बी सी डैश हो रहा है, ठीक है। ये सिग्मा सी बी सी डैश है और यहाँ पर सी डैश है, यानी कि हमको सिग्मा सी बी सी डैश भी ज्ञात करना है, सिग्मा और सी डैश भी ज्ञात करना है। लेकिन सिग्मा एस टी वाई एम पता है मुझे, तो इजीली ज्ञात कर लेंगे। क्या है, एक बार इसमें ट्रायंगुलर फार्मूला, सिमिलर ट्रायंगल फार्मूला लगाएंगे, ये और एक बार इसमें लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखेंगे इसको ऐसा करते हैं कि नीचे बना लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर बना के फिर बता देते हैं, सिर्फ स्ट्रेस का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इसे ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। इसे ध्यान से समझना।
क्योंकि इसी में प्रॉब्लम हो जाती है सिग्मा सीबीसी ज्ञात करने में, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना। ये क्या है, सिग्मा सीबीसी डैश है, ठीक है। और ये क्या है, फ्लेंज के जस्ट नीचे वाला, यानी यहाँ पर जो सी डैश आ रहा था उसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फिर क्या है, ये सिग्मा एस टी बाई एम है, ये क्या है, सिग्मा एस टी बाई एम है, ठीक है। ये सिग्मा एस टी बाई एम है। ये डेप्थ हमें पता है कितनी है, ये एक्स ए है, ये डेप्थ हमारी ये एक्स ए है, ठीक है। और ये पता है मुझे ये कितनी है, डी एफ है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज है, ठीक है। तो इजीली ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या होगा, डी माइनस एक्स से होगा, ठीक है। और सबकी वैल्यू लगभग पता है, सिर्फ सी डैश रेड कर देते हैं, इसे थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। सिग्मा सी बी सी डैश कैलकुलेट करना है और सी डैश कैलकुलेट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रेंगुलर सिमिलर ट्रेंगल। तो इसमें लिखेंगे, देख ये केवल स्ट्रेच डायग्राम बनाया है, ठीक है, केवल यहाँ पर समझने के लिए, सी डैश और सिग्मा सी बी सी डैश कैसे कैलकुलेट करने, सिर्फ इतने के लिए, ठीक है। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रेंगल, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रेंगल, सिमिलर ट्रेंगल कौन से सिमिलर ट्रेंगल में ले रहे हैं, अभी ये होल वाला पूरा वाला ले रहे हैं, ये अपान ये, उसके बाद में ये डेप्थ अपान ये, मतलब ये अपान ये, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, सिग्मा सी बी सी डैश, सिग्मा सी बी सी डैश अपान ये डेप्थ, ये कितना है एक्स ए, इक्वल टू सिग्मा एस टी एम बाई ये, यानी सिग्मा एस टी एम बाई एम अपान ये डेप्थ, ये डी माइनस एक्स ए, डी माइनस एक्स ए। कैलकुलेट कर लेते हैं सिग्मा सी बी सी, क्योंकि सबकी वैल्यू पता है, हमें सिग्मा सी बी सी डैश ही नहीं पता है। तो सिग्मा सी बी सी डैश इक्वल टू होगा सिग्मा सी बी सी अपान एक्स ए, एक्स ए की वैल्यू पता है हमें, एक्स ए कितनी है, एक्स ए अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं, ये देखो 156.36 इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम, सिग्मा एस टी की वैल्यू पता है हमें कितना है 140 अपान एम, एम कितनी है 13, और टोटल का डी माइनस एक्स ए, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू ये दी है हमारे हमको 500 एम दी है, एक्स ए कितनी अभी जस्ट कैलकुलेट किए ऊपर 156.36, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में सबको एक्स सिग्मा सी बी सी डैश आ जाएगा, ये डैश है, ठीक है, ये डैश है, ये डैश आ जाएगा, सिग्मा सी बी सी डैश आ जाएगा हमारा। कैलकुलेट करके कैलसी में देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो सिग्मा सी बी सी डैश की वैल्यू आ रही है 4.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। सेम सिग्मा सी बी सिग्मा नहीं सी डैश भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, जैसे इसकी वैल्यू अपन ये, उसके बाद में ये वैल्यू अपन ये पुट कर दो, चाहे ये वैल्यू अपन ये पुट कर दो, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे सी डैश अपान मीन्स ये डैश अपान ये डेप्थ अपान, मतलब ये लंबाई अपान ये डेप्थ, ठीक है। तो ये डेप्थ कितनी है, ये एक्स ए माइनस डी एफ, एक्स ए माइनस डी एफ कैलकुलेट किए हैं अभी, एक्स ए माइनस डी एफ 150 माइनस, मतलब लिख देते हैं एक्स ए माइनस डी एफ, ठीक है, तो कल बाद में कल वो दिक्कत हो, एक्स ए माइनस डी एफ, एक्स ए माइनस डी एफ इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू अपान ये वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा सी बी सी डैश अपान ये पूरी डेप्थ एक्स ए, सबकी वैल्यू गिवन है हमको, सिग्मा सी बी नहीं सिग्मा सॉरी केवल सी डैश कैलकुलेट करना है, सी डैश अपान क्या होगा 150 नहीं 500, एक्स ए की वैल्यू कितनी है 156 है, सॉरी, तो 156.36, ठीक है, माइनस डी एफ की वैल्यू 100 है, इक्वल टू सिग्मा सी बी सी अभी कैलकुलेट किए हैं 4.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर अपान एक्स ए की वैल्यू हमें पता है 156.36। सी डैश कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगी हमारी वैल्यू, सी डैश की वैल्यू 1.77 आ जाएगी, 1.77 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। पहले क्या किया, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लिया, फिर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लिया, उसमें हमको पता चला कि डेप्थ जो है क्या कहते हैं, जो एक्स सी की वैल्यू जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आई है वेब में आ रही है, इसलिए दोनों को हमको क्रिएट जैसे कंप्रेशन जोन जैसे ट्रीट करना पड़ेगा ऊपर का जोन, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो स्टेप 4 होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, स्टेप 4 होगा
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन का क्या बताया था फार्मूला? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पहली चीज तो फ्लेंज भी आ रहा है, समथिंग फ्लेंज पूरा आ रहा है तो फ्लेंज का लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका? वेब का, वेब का जितना पार्ट आ रहा है वो लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो टी बीम पहले ड्रॉ कर लो, फिर से सब कुछ वैल्यू अब तो कैलकुलेट ही कर लिया है, सिर्फ पूरी वैल्यू हमको पता ही है। ठीक है, ये कितनी वैल्यू है, ये 100 है, हमको पता है ये 100 है, 100 mm इसको 100 mm है। ठीक है, ये कितना है 1200 mm, ये वाली। ठीक है, स्टील यहाँ पर लाई कर रहा है, 6 स्टील लाई कर रहा है, 6 बार स्टील है। टोटल एसटी आ रहा था हमारा, टोटल एसटी की मात्रा आ रही थी 2946 mm²। स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर लिए थे। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हमारा समथिंग यहाँ लाई कर रहा था, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ लाई कर रहा था। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लेते हैं पहले। यहाँ पर सिग्मा एस टी बाई एम दिया था, सिग्मा एस टी बाई एम की वैल्यू पता है हमें 140/13। ठीक है, यहाँ सिग्मा सी बी सी डैश था, सी बी सी डैश, तो इसको अभी कैलकुलेट किए हैं 4.9 Nm/mm²। यहाँ पर सी डैश आ रही है, सी डैश आ रही है, तो ये भी पता कर लिए हैं सी डैश। ठीक है, अब क्या है, इसका सी जी पता करेंगे कहाँ पर लाई कर रहा है, इसका सी जी कहाँ पर लाई कर रहा है, वहीं पर हमारा इसका रिजल्टेंट फोर्स हो रहा होगा। ठीक है, ये समथिंग मान लेते हैं यहाँ पर है कि कितने डिस्टेंस पे मान लेते हैं, y1 बार मान लेते हैं, इसको अलग पेन से दर्शा देते हैं जिससे समझ में आए। जब y1 बार लिखे तो y1 बार है ये। ठीक है, और ये यहाँ पर सी जी, इसका सी जी ट्रेंगुलर शेप वाला जो ये वेब वाला सेक्शन है, इसका सी जी कहाँ लाई करेगा, इसके 1/3 पर, यानी ये वैल्यू कितनी है उसके 1/3 पर लाई करेगा, यहाँ पर। तो ऊपर से टोटल डेप्थ घटा दें या तो इतना डेप्थ लिख लेते हैं, y2 बार क्या होगा। ठीक है, y2 बार यहाँ से लेके मान लेते हैं ये y2 बार होगा कहाँ तक की, यहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ पर ये सी जी इसका रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, यानी FC1 फोर्स इन कंप्रेशन, फर्स्ट FC1 FC। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, और ये सिग्मा टी है। ठीक है, अब देख लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला देख लेते हैं। तो अभी ऊपर क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन जोन वाले में क्या लिखा था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वेब फ्लेंज में, पहले फ्लेंज का पूरा जोन आ रहा है कंप्रेशन जोन में, प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस में, वेब में। ठीक है, तो फ्लेंज वाला देख लेते हैं क्या होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स में होता है एरिया, यानी कंप्रेशन जोन का ये पूरा एरिया जितना फ्लेंज का है, फ्लेंज का ये एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस, यानी यहाँ पर देखो कितना स्ट्रेस जनरेट कर रहा है, यहाँ पर देखो ये स्ट्रेस सी डैश, और ये ऊपर टॉप पर कितना है सिग्मा सी बी सी डैश, तो यानी इसका दोनों का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, लीवर आर्म ये एवरेज स्ट्रेस हो जाएगा, तो फोर्स इंटू नहीं मोमेंट सॉरी एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस लिख लो, यहाँ पर लिख लो, गड़बड़ी हो रही हो तो लिख लो एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस। ठीक है, एवरेज स्ट्रेस इंटू लीवर आर्म फर्स्ट, ये जो वेब के लिए नहीं फ्लेंज के लिए बात कर रहे हैं, अभी वेब के लिए देखेंगे, वेब के लिए भी सेम चीज़ होगा, एरिया इंटू एवरेज स्ट्रेस, ये फोर्स हो गया इंटू लीवर आर्म, कौन सा लीवर आर्म, सेकंड लीवर आर्म, कहाँ से, ट्रेंगुलर शेप जो वेब वाले की बात कर रहे हैं, तो वेब का फोर्स यहाँ पर है, ये डिस्टेंस यहाँ पर, तो देखते हैं। ठीक है, क्या होगा देखते हैं, कंप्रेशन जोन का फ्लेंज वाला एरिया लिख लेते हैं, एरिया होगा BF इंटू ये वाला एरिया BF, ये BF है इंटू DF, BF इंटू DF, ये एरिया हो गया इंटू एवरेज स्ट्रेस। इस पर स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, यहाँ पर तो हो रहा है सिग्मा सी बी सी डैश, और यहाँ पर फ्लेंज पे ही है ना, फ्लेंज के टॉप पर, ये फ्लेंज के बॉटम पर, फ्लेंज के ही है बॉटम,
तो सिग्मा सी बी सी डैश ये सी डैश का एवरेज, यानी सिग्मा सी बी सी डैश प्लस सी डैश का एवरेज इनटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है? कोई भी रिजल्टेंट फोर्स होता है कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच का ही होता है डिस्टेंस लीवर आर्म। ये जिससे लीवर आर्म फर्स्ट से डिनोट कर रहे हैं। तो लीवर आर्म फर्स्ट क्या हो जाएगा? इक्वल टू, अरे ये टोटल डेप्थ स्मॉल डी है, में से क्या घटा दें? y1 बार घटा दो, यानी सी जी तक का डिस्टेंस ऊपर वाला घटा दो, यानी y1 बार। अभी y1 बार बताते हैं कैलकुलेट करके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इतना पहले समझो, ठीक है। लीवर आर्म फर्स्ट। अगर ऐसे सेम चीज देखेंगे जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे ट्रेंगल यानी वेब वाला पोर्शन कंपैरिजन जोन में, तो ये लीवर आर्म सेकंड हो जाएगा हमारा, लीवर आर्म सेकंड, ठीक है। देख लेते हैं लीवर आर्म सेकंड में क्या होगा। ये वाला डिस्टेंस पूरा डी है, तो क्या होगा? डी माइनस y2 बार। ये y2 माने हैं, ये देखो y2 माने हैं ना, y2 माने हैं, तो इसको डी माइनस y2 बार हो जाएगा ये, ठीक है। यानी लीवर आर्म सेकंड, तो इसे पुट वैल्यू पुट कर दो डी माइनस y1 बार, डी माइनस y1 बार। तो ये हमारा कंप्रेशन जोन फ्लेंज वाला हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वेब का देख रहे हैं, एरिया कितना है? एरिया हमको पता है, ये इंटू ये। इसको कलर चेंज कर देते हैं इसमें जिससे क्लियर रहे, ये, ठीक है। तो ये हमें पता है बी डब्ल्यू है, ये डेप्थ बी डब्ल्यू है, मतलब ये विड्थ बी डब्ल्यू है। बी डब्ल्यू इंटू स्मॉल डी माइनस डी एफ कर देंगे ये वाला डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए ना। स्मॉल डी नहीं, एक्स ए, ये डेप्थ एक्स ए है, तो एक्स ए में से ये वाला डेप्थ डी एफ घटा दो तो आ जाएगा ये वाली डेप्थ, ठीक है। यानी एक्स ए माइनस डी एफ, ठीक है। ये एरिया हो गया इंटू स्ट्रेस। अब स्ट्रेस यानी यहाँ पर कितना स्ट्रेस, यहाँ पर इसके टॉप पर, यानी ये वेब वाला पार्ट है ना, तो वेब के पार्ट ऊपर अपर पार्ट पे सी डैश हो रहा है स्ट्रेस, और वेब के बॉटम पार्ट पर यानी न्यूट्रल एक्सिस पर जीरो है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेस सी डैश प्लस जीरो अप बाई 2, यानी एवरेज स्ट्रेस होगा इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कितना आया है देखो, ये इसका सी जी यहाँ पर लाई कर रहा है, तो टोटल डेप्थ कितना है? स्मॉल डी है, तो ये वाला ऊपर वाला y2 घटा दो, तो क्या होगा? डी माइनस y2 बार, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखो बी एफ की पता है वैल्यू, डी एफ की पता है, सिग्मा सी बी सी डैश पता है, सी डैश पता है, y2, ठीक है, और सब कुछ पूरी वैल्यू पता है। सिर्फ हमको किसमें कन्फ्यूजन है? सी डैश नहीं, y1 बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, y2 बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। y1 बार सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं? ट्रेपोजाइड सेक्शन को यहाँ से उठा लो, इस वाले सेक्शन को, सिर्फ इस ट्रेपोजाइड सेक्शन को, इस वाले ट्रेपोजाइड सेक्शन को, यानी यहाँ तक के फ्लेंज वाले पार्ट को उठा लो इधर, तो उठा ला इधर, किस लिए? y1 बार कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये फ्लेंज है, ये सी डैश है, ये क्या है? सिग्मा सी बी सी डैश है, ठीक है। और ये डेप्थ क्या है? ये डी एफ है, हमको पता है डेप्थ ऑफ फ्लेंज है ये, ठीक है। सबकी वैल्यू मुझे इसमें पता है, किसी की वैल्यू अननोन नहीं है। सिर्फ y1 बार इसका सी जी कहाँ लाई करेगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स का कहाँ लाई कर रहा है, ये पता करने वाले हैं। इसका ये y1 बार है, ठीक है। यही सी जी की ही दिक्कत है। तो हमको पता है ट्रेपोजाइड सेक्शन का सी जी होता है सी जी, यानी सी जी ऑफ ट्रेपोजाइडल सेक्शन, ट्रेपोजाइडल सेक्शन, इसका फार्मूला होता है, जैसे अब जैसे y1 सी जी ज्ञात कर रहे हैं, सेंट्राबिलिटी लिखते हैं 1/3 पैरेलल लाइंस के बीच का 1/3, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच का ये दूरी का डिस्टेंस का 1/3, यानी डी एफ बाई 3। ब्रैकेट में जो स्मॉलर है पैरेलल लाइन में, जो स्मॉलर वाला पार्ट है, स्मॉलर लाइन, उसकी 2 टाइम्स यानी 2 सी डैश प्लस अब ग्रेटर वाली वैल्यू यानी सिग्मा सी बी सी डैश अपान दोनों का ऐड सी डैश प्लस सिग्मा सी बी सी डैश, ठीक है। ये y1 बार कैलकुलेट कर लिए कि नहीं? तो y1 बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या है। df कितना है? df हमें पता है 100 है, 100 अपान 3। 2 सी डैश कितना है? सी डैश की वैल्यू अभी आई है, कैलकुलेट करने के बाद में देखो सी डैश की वैल्यू अभी ये कैलकुलेट किए हैं 1.77 आई है, ठीक है। ये देखो 1.77, तो 1.77 पुट करो, 1.77। सिग्मा सी बी सी डैश कितनी आई है? 4.7। कितनी आई है? हाँ 4.9 आई है, 4.9, ठीक है। अपान 1.77 प्लस 4.9 सबको ऐड कर दो और फिर 3 से डिवाइड करना, जितना
जो है कैलकुलेट करने के बाद में y1 बार आ जाएगा समथिंग वैल्यू। देख लेते हैं y1 बार कितनी आ रही है। y1 बार आ गया 42.18 mm। ठीक है, ये हमारा y1 बार आ गया। अब y2 बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब इसका हम बना लेते हैं सेकेंड वाला पार्ट। ये यही ऐसे ट्रेंगल ही तो बन रहा था, ट्रेंगल ही तो आगे चल के ये सेक्शन। ठीक है, तो क्या था, ये यही तो था डिस्टेंस जो FC2 बोले थे। ये FC1 था, फोर्स का फर्स्ट साइड का कंप्रेशन जोन का रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स सेकंड था। तो इसका 1/3, इसका हमको पता है, इसका तो 1/3 होता है। तो ये डिस्टेंस हमें पता है कितनी है। ये टोटल T थी, ये कर्व्स कितनी थी, XA थी, तो XA माइनस DF था, XA माइनस DF। ठीक है, XA माइनस DF का 1/3, यानी XA माइनस DF का 1/3 ये पार्ट होगा ऊपर का। तो ये जितनी आई उसमें से इतना ऐड कर दो, 1/3 इसका, यानी जो आई है y2 बार हो जाएगा y1 बार प्लस यही तो ऐड कर दें तो y2 बार आ जाएगा। y1 बार प्लस सॉरी DF प्लस ये हो जाएगा, DF प्लस इसका 1/3 हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई, DF प्लस इसका 1/3, किसका, XA माइनस DF का 1/3। यही तो देखो इतनी 1/3 ये तो 1/3 डिस्टेंस होगी ना इसका। CG ट्रेंगुलर का हमें पता है 1/3 पर लाई करता है, इसके 1/3 पर, यानी इसकी पूरी डिस्टेंस XA माइनस DF थी, तो XA माइनस DF का 1/3 हो जाएगा ये डिस्टेंस। तो यही डिस्टेंस, और हमें पता है कि हमको जो कैलकुलेट करना है यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये वाली वैल्यू y2 बार। तो y2 बार ये डिस्टेंस पता है इतना, यही नहीं पता था, तो ये भी पता हो गया। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। DF कितना है, 100 है, प्लस XA की वैल्यू कितनी है, 156.36 माइनस DF की वैल्यू 100/3 कैलकुलेट कर दो, y2 बार आ जाएगा हमारा। y2 बार की वैल्यू आ जाएगी 118.79 mm। ठीक है, अब y1 y2 बार की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अज्ञात हो जाएगा। देखो वैल्यू पुट करने के बाद में देखो सबकी वैल्यू पता थी, y1 बार y2 बार नहीं पता था। कैलकुलेट करने के बाद में हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा समथिंग 1800 प्लस समथिंग आएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा पुट करने के बाद में 1800 प्लस कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, मान लेते हैं 50 समथिंग आ रहा है। टेन की पावर 6 यानी 185, 10⁻6 कर देंगे तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। 185, ठीक है कर रहे हैं, 185 किलो न्यूटन मीटर। कितना आ रहा है वैल्यू, 185। ये सब वैल्यू पुट करने के बाद में आएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले फार्मूले में पुट कर दो। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला ही फार्मूला है ना। तो इसमें से दो टाइप से क्वेश्चन बताए हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप से थे। एक था जिसका CG फ्लेंज में लाई कर रहा था, एक वेब में लाई कर रहा था। ठीक है, तो थैंक यू।